हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइटोसिस और आप देख रहे हैं माइटोसिस का पार्ट नंबर 2। मैंने आपको बताया था माइटोसिस में दो आपने डिविजन्स पढ़नी है। पहली है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है ये होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके हमने 4 फेज पढ़ने हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज और मेटाफेज ये दोनों मैंने वीडियो इससे प्रीवियस जो थी उधर तक पढ़ा दिया था। आज मैंने आपको पढ़ाना है एनाफेज और उसके बाद है टीलोफेज और टीलोफेज के बाद आपको पढ़ाना है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं एनाफेज से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे जो है ना एनाफेज, ये एनाफेज है। यहाँ पे एनाफेज, इस फेज को हम कहते हैं एनाफेज। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनाफेज। ये जो एनाफेज है ना, एना का बेसिकली मतलब होता है ऑपोजिट। जब भी आप एना की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑपोजिट। और टीलो का मतलब टेल से निकला है और टेल का मतलब होता है एंड, क्योंकि जब भी डिवीजन एंड पे पहुंच जाए न्यूक्लियस की तो उसको हम कहते हैं टीलोफेज। ठीक है जी। हम एनाफेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गौर से जरा सुनना है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मेरे पास अर्ली मेटाफेज था, ये लेट मेटाफेज था, ये अर्ली प्रोफेज था, ये लेट प्रोफेज था और ये था मेटाफेज। मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि ये जो हमारे पास लेट प्रोफेज है इसमें और मेटाफेज में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट, होता इस तरह है कि प्रोफेज में ये जो स्पेंडल फाइबर है ना और हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, वो सेंट्रियोल से रिलीज होके क्रोमोसोम की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो चुके हैं और कुछ अभी अटैच होने वाले हैं। मीन के माइटोटिक ऑपरेटस कंप्लीट नहीं हुआ। माइटोटिक ऑपरेटस जो है वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है? मेटाफेज में। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेटाफेज में तमाम क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, अलाइन अप हो जाते हैं। देखिए पूरे के पूरे एक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं। स्पेंडल फाइबर जो है ये इंटरडिजिटेट कर चुकी हैं और इसी तरह हमारे पास जो है इनको, अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। अब देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे पास यहाँ पे जो है ना क्रोमोसोम इस फॉर्म में नहीं होता बल्कि होता है इस फॉर्म में। उसके ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है ना, इसके ऊपर यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। काइनेटो वर्ड काइनेटिक से रिलेट करता है और काइनेटिक का मतलब होता है एनर्जी, कोर का मतलब होता है सेंटर। क्योंकि इस प्रोटीन ने बाद में क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल पे मूव करने में हेल्प करनी है, तो इसलिए हम इसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। तो यहां पे देखें, ये जो मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, जिसमें एस्टर का तो मैंने आपको बता दिया था, ये स्मॉल साइज के होते हैं जो इसको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो कुछ ऐसे हैं जो इधर से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट पोल से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब इस चीज को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। एक दो स्टूडेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी मेरे साथ डिस्कस किया। यहां पे जो है ये अटैच होने का मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ओवरलैप। अब ये ओवरलैप कैसे करेंगे कि एक साइड से हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्पेंडल फाइबर आ गया, दूसरा ये स्पेंडल फाइबर, ये एक स्पेंडल फाइबर एक पोल से आ रहा है, ये दूसरा स्पेंडल फाइबर दूसरे पोल से आ रहा है और इसके सेंटर में कुछ प्रोटीन होती हैं बाल की तरह की। उन प्रोटीन को हम बोलते हैं राउंड शेप मूवमेंट प्रोटीन होती हैं, जिसका काम होता है असल में मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, जो है ये चीज को मूव करवाती हैं। ठीक है जी। इसको देखें, अब देखें
यहाँ पे ना ये जितने भी स्पेंडल फाइबर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जितनी भी हैं ये सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगी, ये सारी की सारी कॉन्डेंस होंगी। जब ये सारी की सारी कॉन्डेंस होंगी ना, तो अब ये देखें ऑपोजिट पोल पे जो स्पेंडल फाइबर हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं ओवरलैप किए हुए। सेंटर में इसके जो है मोटर प्रोटीन है जो मूव करवाती हैं, मूवमेंट करवाती हैं। राउंड शेप प्रोटीन होती है ये जो मोटर प्रोटीन है। अब ये जब इधर वाली भी ये जो प्रोटीन सिकुड़ेगी, इधर वाली भी, तो ये ऐसे इसके ऊपर स्वैप करेगा, समझ आ रही है? ये इसके ऊपर ऐसे राउंड, इसके सेंटर में क्योंकि राउंड शेप प्रोटीन होती है जिसको मोटर प्रोटीन कहते हैं, और उसकी वजह से ये सिकुड़ेगा। अब यहां पे एक चीज मेरी याद रखनी है स्टूडेंट्स, प्रोफेज, अर्ली, लेट और मेटाफेज में सेल की शेप है राउंड, लेकिन एनाफेज में सेल की शेप चेंज हो जाती है, वो राउंड से एलिप्साइडल शेप हो जाती है, जरा बेजबी सी हो जाती है। अक्सर आप जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स देखेंगे ना, उसमें सेल एनाफेज में बिल्कुल राउंड नहीं रहता, अपनी शेप को चेंज कर जाता है, क्योंकि हमारे पास इधर से जो स्पेंडल फाइबर हैं, इधर वाले स्पेंडल फाइबर जब क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे खींचेंगे तो प्रेशर लगेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन के प्रेशर लगने से इसकी शेप राउंड नहीं होती, वो ज़रा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, ज़रा मैं आपको और थोड़ा सा इजीली समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये राउंड शेप सेल था, इसके सेंटर में यहाँ पे एक्विटोरियल प्लेट पे तमाम क्रोमोसोम अरेंज हैं, साइडों से स्पेंडल फाइबर जब सिकुड़ेंगी तो ये ऐसे प्रेशर लगेगा, तो ये ऐसी शेप इसकी थोड़ी सी जो है वो एलिप्साइडल हो जाएगी, वो जो है राउंड नहीं रहेगी, इसको हम कहते हैं एनाफेज। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, हमारे पास कैरियोकाइनेसिस जो है माइटोसिस के 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें एनाफेज जो है वो मोर क्रिटिकल है। ये फेज मोर क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इस फेज ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है क्रोमोसोम की, इसकी वजह से हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में वही पुरानी बात जो पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी कि माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, वो सारा एनाफेज का कमाल है। स्टूडेंट, यहां से एक क्रोमोसोम एक साइड पे ज्यादा या कम चला जाए तो उससे हमारे पास आप बनने वाला जो सेल है ये हमारे पास पेरेंट सेल है, इससे जो 2 सेल बनेंगे डॉटर सेल, एक में अगर 45 और दूसरे में 7 जो क्रोमोसोम हैं कम या ज़्यादा हो जाएं तो उससे जो है वो डिफरेंट डिजीजेस जो हो सकती हैं, जिस तरह कैंसर वगैरह, ये मैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर डिस्कस करता हूं। तो अगर आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास सिंड्रोम्स जो डिजीज, जिस तरह क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, पैचो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन तमाम सिंड्रोम के बारे में मैं इसी चैप्टर में भी आपको, हमारा 1-2 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो लेक्चर होगा, कि ये जो सिंड्रोम है, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि जितनी भी सिंड्रोम्स हैं वो सेल के किस फेज में एबनॉर्मेलिटी की वजह से पैदा होते हैं, तो आपने बताना है एनाफेज। द मोस्ट क्रिटिकल, वैसे तो हर फेज ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेज होगी तो आगे होगा, मेटाफेज होगी तो आगे होगा, लेकिन मोर क्रिटिकल जो है वो एनाफेज है, क्योंकि इसने मेन काम करना है, सेग्रीगेशन करनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम करना है। समझ आ गई है? ले जी, अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो गई, कुछ क्रोमोसोम इस पोल पे चले गए, कुछ क्रोमोसोम इस पोल पे चले गए, इसको हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज इसीलिए मैंने आपको ऑपोजिट, एनाफेज को मैंने पहले बता दिया, इसको हम ऑपोजिट कहते हैं क्योंकि बेसिकली क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर में पहले अरेंज थे, ये अब रीजन सारे का सारा वेकेंट हो चुका है, खाली हो चुका है, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे जा चुके हैं। जो ही क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे जाएंगे इस रीजन में, तो ये दोबारा ये क्रोमोसोम लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, डीकॉन्डेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे एक और एमसीक्यू याद रखना है, जब भी प्रोफेज होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो ही सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्रोमोसोम जो है वो कॉन्डेंस होना स्टार्ट होते हैं और हमें हिस्टोलॉजिकल स्टेन के जरिए नजर भी आते हैं, लेकिन मेटाफेज में और कॉन्डेंस होते हैं। इसका मतलब है प्रोफेज में क्रोमोसोम कॉन्डेंस होते हैं, लेकिन मेटाफेज में उससे ज्यादा कॉन्डेंस होते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम दोबारा लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं।
दोबारा मतलब कि वो लूज होंगे एनाफेज में, और लास्ट पे हमारे पास जो है ये वाला फेज, इसको हम बोलते हैं टीलोफेज। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टीलोफेज है ये बेसिकली इवॉल्व है टेल से, और टेल का मतलब होता है एंड। यहां पे सुने स्टूडेंट्स, अब ना हमारे पास न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं। ये जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे आए ना, इनके बाहर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक सिंगल वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, मैं ये कह दूं आपको कि टीलोफेज बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज के। आपने पढ़ा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हुई थी, ये जो क्रोमाटन मटेरियल है ये कॉन्डेंस हुआ था, न्यूक्लियोलाई जो हैं वो डिसअपीयर हुए थे। वो तमाम के तमाम चीजें अपोजिट आपने टीलोफेज में बता देनी है। उसमें डिसऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई, इसमें रीऑर्गेनाइज हो गई। उसमें वो जो है न्यूक्लियोलाई जो है वो अनविजिबल हो गए, इसमें दोबारा विजिबल हो गए। उसमें कॉन्डेंस हुआ, इसमें दोबारा लूज हो गया। तो आपने वो तमाम पॉइंट जो है वो टीलोफेज के अंदर बता देने हैं जी। ये हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। मैंने चारों पॉइंट्स को अपने फुल कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट की समझ आए, आपको एक एक चीज की समझ आ जाए कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है जी। अब एक चीज और है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनेसिस को। तो यहां पे स्टूडेंट साइटो का वर्ड जो है वो साइटोप्लाज्म से रिलेट होता है, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का हम यहां पे बताते हैं डिवीजन। वैसे काइनेसिस का मतलब होता है ऑपोजिट मूवमेंट, या काइनेसिस को हम मूवमेंट से रिलेट करते हैं। अगर आप ये जानना चाहें कि काइनेसिस की मूवमेंट ये हमने कहां पे पढ़ा है, तो आपने जो आपका चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है वहां पे आप बिहेवियर्स जो हैं वहां पे चेक करिएगा, वहां पे काइनेसिस मूवमेंट होती है। पिलबर्ग की एग्जांपल उसमें दी गई होगी, तो वहां पे आप इसको चेक कीजिएगा जी। साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब हमने साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बारे में देखना है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है। स्टूडेंट्स एक चीज तो आपको पता थी कि ये जो सेंट्रियोल्स थे, ये जो बाइपोलैरिटी जिन्होंने क्रिएट की थी, जो अपोजिट पोल पे थे, ये दोबारा मूव करके ना टॉप पे आ जाएंगे। इधर से भी दोबारा मूव करके टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है। जो ही ये टॉप पे आएंगे ना, तो सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूं, एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर वाली साइड पे कुछ फाइबर होते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। आपने साइटोस्केलेटन का फर्स्ट ईयर के अंदर बाकायदा एक टॉपिक पढ़ा। इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, उसकी अगर आप डायग्राम देखें, शायद 47, 45, 6 पेज पे आपने पढ़ी थी। उस डायग्राम के नीचे साइटोस्केलेटन की डायग्राम है, उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो एनिमल सेल को शेप देती हैं। ठीक है जी। यही सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल मैसेज देंगे। ये जो यहाँ पे प्रोटीन्स है हमारे पास, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की एक नेचर है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती हैं। अब ये क्या करेंगे, ये सेंटर में अलाइन अप होंगे। पहले तो ये बात है, ये इस तरह है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। फॉर एग्जांपल ना मेरे पास ये एक यहां पे ये थी, ये वाला रीजन है, ये ऊपर वाला, ये मेरे पास ये है। ठीक है जी। अगर इसके नीचे यहां पे तहें हों एक्टिन एंड मायोसिन की, जब सेंट्रियोल से मैसेज एक्टिन एंड मायोसिन को आए कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इधर से सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट कर जाएगी। समझ आ गई है। सेल मेम्ब्रेन अंदर को पिंच कर जाएगी, इन्वेजिनेट कर जाएगी। जब इन्वेजिनेट करेगी तो यहां से हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर को ऐसे दनस गई है। अब ये हमें नाली की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे हमारे घरों के पास नालियां नहीं बनी होती गली में साइड पे स्ट्रीट के अंदर, आपने देखा होगा। अब ये फरो उसकी तरह की नजर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं फरो फॉर्मेशन, या फ्यूरो भी बोल सकते हैं। इसको हम फरो फॉर्मेशन कहते हैं। इस फरो फॉर्मेशन के नतीजे में हमारे पास मेम्ब्रेन अंदर को पेनिट्रेट कर गई। अब क्या होगा, यही जो एक्टिन एंड मायोसिन है ये अरेंज होंगे ऐसे वर्टिकल। पहले ये पैरेलल अरेंज होते हैं और बाद में फिर ये अरेंज हो जाते हैं वर्टिकल। वर्टिकल अरेंज होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करते 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 एक टाइम आएगा कि ये वाली सेल की मेम्ब्रेन है नीचे वाली सेल की मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगी और सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो ये है कि जो प्लांट सेल्स है उसकी साइटोकाइनेसिस जो है वो जरा डिफरेंट है एनिमल सेल की निस्बत। वो कैसे, मैं यहां पे आपको जरा थोड़ा सा बताऊं। अगर मेरे पास ये ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन है और बाहर ब्लैक कलर की सेल वॉल है, ये वाली, अगर मेरे पास बाहर सेल वॉल है तो अंदर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन तो पहली बात तो इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन है, क्योंकि बहुत से प्लांट सेल है जिसके अंदर ये प्रोटीन नहीं पाई जाती, अगर कुछ के अंदर है कुछ ऐसी प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है। सेल वॉल स्ट्रांग है, वो अंदर को पिंच नहीं हो सकती, वो अंदर को पेनिट्रेट नहीं हो सकती, वो अंदर को दनस नहीं सकती, क्योंकि वो तो सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोज की बनी हुई है, वो तो बहुत ही थिक होती है। इसलिए ये जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं ये प्रेशर लगा के उसको अंदर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इसका मतलब है उसमें साइटोकाइनेसिस का कोई मैकेनिज्म और होगा। वो जो उसमें साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म होता है उसको हम एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। अब ये भी चीज आपने गौर करनी है, ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है ये क्या है। प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, जब प्लांट सेल में मेटाफेज हो, कौन सा फेज, मेटाफेज, तो मेटाफेज में प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेली एक्टिव हो जाती है जिस ऑर्गेनेली का नेम है गोल्जी बॉडीज। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि मेटाफेज में प्लांट के केस में गोल्जी बॉडीज जो है छोटे छोटे वेजिकल बनाएगी। आपको पहले पता है चैप्टर 4 में मैंने गोल्जी बॉडीज पे पूरा एक लेक्चर दिया था कि गोल्जी बॉडीज क्या है, स्टोरिंग फैक्ट्रीज भी कहते हैं हम इसको। जब साइटोकाइनेसिस होनी है ना, यही वेजिकल सेल के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे ऐसे। प्लांट सेल में न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन का तो मैकेनिज्म सेम है, डिफरेंस तो आ रहा है साइटोकाइनेसिस के अंदर। ये सेंटर में यहां पे अरेंज हो जाएंगे और अरेंज होने के बाद ना, अब देखें सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन बात यह है कि ये जो सेंटर में वेजिकल्स हैं ये आगे क्या करेंगे, इन वेजिकल को फिलहाल आप जहन में रखें, इसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैग्मो का मतलब होता है पोजेशंस ऑफ वेजिकल्स, प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशंस। ये कुछ ऐसे वेजिकल्स हैं जो नेक्स्ट सेल वॉल की फॉर्मेशन करनी है इन्होंने। ठीक है जी। ये सेंटर में वेजिकल अरेंज हो गए, तो अब मुझे ये बताएं कि ये वेजिकल बने किस स्टेज पे थे, मेटाफेज पे। इसका मतलब फिर ये हो गया कि फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन जो है वो मेटाफेज के वक्त स्टार्ट हो जाती है। सेल को उस वक्त पता चल जाता है कि ये जो सेल की डिवीजन हो रही है ये बेसिकली एनिमल सेल नहीं है, इसकी जो फेरो फॉर्मेशन नहीं होगी, इसके लिए मुझे फ्रैग्मोप्लास्ट बनाना है। तो अभी से गोल्जी बॉडीज को मैसेज आता है और मैसेज जाने के बाद गोल्जी बॉडी जो है वो फर्दर फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये जो वेजिकल्स है ना, इन वेजिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हैं वेजिकल्स के अंदर। ये जो केमिकल्स हैं इनको हम कहते हैं प्रीकर्सर। इन केमिकल का नेम है प्रीकर्सर ऑफ सेल्यूलोज और उसके बाद है हेमी सेल्यूलोज। स्टूडेंट, प्रीकर्सर ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बाद में किस में कन्वर्ट होना है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज में। और आपको पता है प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट है, बाकी पैक्टिन सुबेरिन और ये सारी चीजें बाद में। अब देखें जब ये सेंटर में अरेंज हो जाएंगे ना, तो होने के बाद ये जो सेंटर की वेजिकल की वॉल है ये ऐसे डिजॉल्व हो जाएगी। जब सेंटर से ये वॉल डिजॉल्व हो जाएगी ना, तो आप इसको अगर ये बनाएं तो हमारे पास ये ऐसे साइड में ये रेड कलर की मेम्ब्रेन रह जाएगी। ठीक है जी। अब वो जो केमिकल थे जिनका मैंने बताया वो सेंटर में ऐसे अरेंज होके सेल वॉल बना देंगे और हमारे पास प्लांट सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही क्लियर हो गए।
अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की तरफ कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक दफ़ा प्रीवियस वीडियो भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब पहली तो बात ये है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको पता है कि जब भी आप माइटोसिस को देखें, माइटोसिस में अगर 46 क्रोमोसोम हैं, उससे बनने वाले दोनों ही जो सेल्स हैं, दोनों डॉटर सेल्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम सन सेल नहीं कहते, इसको हम डॉटर सेल ही कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसकी रीजन भी मैंने बताई थी। दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रोमोसोम है दोनों में बराबर डिवाइड होंगे। उसके बाद नो क्रॉसिंग ओवर। स्टूडेंट ये ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पे नहीं बताना, ठीक है, ये नो क्रॉसिंग ओवर है क्या। इसके बाद माइटोसिस के बाद इसी चैप्टर में जो हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। उस मियोसिस के अंदर मैं बताऊंगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, बल्कि क्रॉसिंग ओवर पे एक पूरा उसके अंदर एक टॉपिक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्रॉसिंग ओवर होती क्या है। क्रॉसिंग ओवर मैंने छोड़ दी। सिमिलर इंफॉर्मेशन देखें, मेरी बॉडी में एक सेल है, जब ये सेल डिवाइड करके से दूसरा डॉटर सेल बनेगा तो स्टूडेंट दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन सेम होगी। ये नहीं है कि जो पेरेंट सेल है उसमें इंफॉर्मेशन कुछ और है, आगे डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन कुछ और होगी। माइटोसिस में इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। इंफॉर्मेशन चेंज किस में होती है? मियोसिस के अंदर। और वो मियोसिस में इंफॉर्मेशन चेंज क्यों होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जिसकी डिटेल मैंने आपको मियोसिस के अंदर पढ़ानी है। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, तो यहां पे मैं ना प्लेनेरिया को थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये जो प्लेनेरिया है ये एक ऐसा एनिमल्स है जो फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। पहला हमारे पास पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस निमर, हाँ प्लैटीहेल्मिन्थेस मेरे नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस से मेरे ख्याल में बिलोंग करता है। अगर आप इसको देखें, ये प्लेनेरिया है। अगर आप प्लेनेरिया को देखें तो स्टूडेंट यूं, अब जो ही ये कट होगा, कट होने के बाद इसके दो पीस हो गए, इसका बैक रीजन जो है वो अलग हो गया, ये है जिसका बैक रीजन। अब क्या होगा कि माइटोसिस के जरिए ना ये ग्रो करेगा और ग्रो करके यहाँ पे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये भी ऐसे ही करेगा और यहाँ पे भी ऐसे ही दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इसका मतलब है एसेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनके इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि ये हमारे पास जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में मियोसिस माइटोसिस के जरिए जो है वो ऑर्गेनिज्म दोबारा बनते हैं। आगे है हेलिंग। हेलिंग जो है इसका मतलब होता है जख्म का आना। अगर आपकी बॉडी में कोई भी कट लग जाए, कट लगने के बाद वो जो हील अप होता है वहां पे दोबारा जख्म आ जाता है, वो सारी की सारी माइटोसिस का गिफ्ट है, माइटोसिस की वजह से होता है। अगर देखें आप, अल्लाह ना करे, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा बाजू है, यहाँ पे अगर एक गहरा कट लग जाता है, ठीक है, जख्म उसका घाव जो है वो काफ़ी गहरा है, तो बाद में क्या होता है कि वो ऐसा ऐसा सेल डिवाइड करके ये जख्म फिल हो जाता है, भर जाता है। ये जो जख्म भरा है ये कौन से प्रोसेस के जरिए भरा है? माइटोसिस के जरिए, क्योंकि साइडों वाले जो सेल हैं वो डिवाइड किए और उन्होंने उसको हील अप कर दिया। उसके बाद टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। क्लोनिंग को बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने क्लोनिंग के ऊपर एक टॉपिक पढ़ा था कि क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर की भी मैंने डिटेल पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर के अंदर, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड टिश्यू कल्चर्स। वहाँ पे आपको पता है कि प्लांट का एक टिश्यू लेके उसको एमएस मीडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, फिर वो डिवाइड करता है, उससे फिर रूट निकलती हैं, फिर शूट निकलती हैं। और ये कार्नल एफ.सी. स्टीवर्ट 1958, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो उन साइंटिस्ट ने जो है कार्नल यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट टाइम डाकस कैरोटा, जिसको हम कैरेट कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और वो भी माइटोसिस के जरिए ही डिवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये जो माइटोसिस है ना, ये नहीं है कि आपके सेल में पड़ा रहे और डिवाइड होते रहे बॉडी के अंदर सेल, नो, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। यहाँ पे आपने ये जो मेथड पढ़ा है, ये जो सेल डिवाइड हुआ है, इस डिवाइड होने के लिए भी इसको बड़ी इजाजत लेनी पड़ी है। मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था कि G1 फेज से S फेज में जब एंटर होता है सेल तो वहां पे चेक पॉइंट है, उसको चेक करते हैं। S से जब G2 में जाता है तो वहां पे चेक होता है, वो समझ आ रही है।
तो हमारे पास सेल जो है वो पूरे चेक एंड बैलेंस के जरिए डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और फिर जाके वो डिवाइड करता है। इसका मतलब है ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो फिर वो डिवीजन नहीं होती, उसको माइटोसिस नहीं कहते, उसको हम एक डिजीज कहते हैं जिसका नेम है कैंसर। वो एक लीथल डिजीज है, वो एक जानलेवा बीमारी है, वो एक मोहलिक मरज है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो कैंसर पे है, कैंसर की टाइप पे है, उसके रीजन पे है। और वो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट के साथ साथ नम्स का टेस्ट देना है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो कैंसर को ज़रूर देखें क्योंकि कैंसर उनके सिलेबस का हिस्सा है। तो आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो आज के लिए थैंक यू।